हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये जो फोर्थ वीडियो है ना, इस यूनिट का नाम आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, और रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ में और जितने टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये जो वीडियो है इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। व्हाट? कूलम्ब्स लॉ है ना, इन वेक्टर फॉर्म। पहला तो हम करेंगे वेक्टर फॉर्म में, और एक और करेंगे दूसरा टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह सकते हो, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हमें वेक्टर्स आने चाहिए। तो देखिए, वेक्टर की बात करें तो आपको पता होगा वेक्टर क्या होते हैं। इधर लिख करते हैं, देखिए वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं आपको पता होगा, वो सारी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई एन कैप है, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर, है ना। क्या बोलते हैं इसे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है आपका एन का वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब देखिए क्या है, या तो आप एन को मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मोड है, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो केवल एन से। तो ये एन वेक्टर है, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों ही क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो एन वेक्टर है ये आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से वेक्टर समझ में आ गया हो। क्या यूनिट वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर बराबर आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड यानी एन वेक्टर का मोड और एन कैप। ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए वेक्टर में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। आपको नोट्स में देखिए डेरिवेशन नज़र आ रहा होगा। तो एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि हमने 2 चार्जेस ले लिए है ना, वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रखे हैं। ठीक है। ये मान लीजिए एक्स है और ये मान लीजिए वाई है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कोई ये पॉइंट ओ है। अब मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, वो सेपरेटेड हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ r। इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। ठीक है। यहाँ से जो O से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, O से लेकर Q1 की जो दूरी है, इसको A पॉइंट मान लेते हैं। आपको क्या मान लेते हैं? पॉइंट A है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए आपका है R1 वेक्टर। ठीक है। वहीं पे Q2 की दूरी की बात करें, ये डिस्टेंस की बात करें, इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर 2 वेक्टर्स two charges Q1 and Q2 are placed in a initial frame या in a frame of reference. The distance from O is R1 for Q1 and the distance for Q2 from O is R2. ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है क्या, इनके लिए पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या है, ये है 2 से 1 यानी 2 से 1। तो ये आर कैप हो गया 2 से 1 का। ठीक है। और ये क्या हो गया 1 से 2 यानी आर कैप 1 से 2 का। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसको मान लेते हैं बी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। ठीक है। ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं बी पॉइंट है। अब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कंसिडरेशन करते हैं। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव के हैं। ठीक है। तो देखिए इस पर एक फोर्स लगेगा Q1 पे, Q2 पर, किस पे? Q2 पर। तो किस पे? Q2 पर, किसके कारण? 1 के कारण। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्या? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अच्छा, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा? F12। क्यों? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, यानी कि 1 पर 2 के कारण और यहाँ पर 2 पर 1 के कारण। ठीक है। तो आई होप ये फिगर आपको नोट्स में रिप्रेजेंट दिख रहा होगा कि कैसे है। अब बात करते हैं चलिए डेरिवेशन की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों कैसे हैं? सेम चार्जेस हैं। तो अनलाइक फोर्स लगेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो देखिए पहले बात करते हैं फोर्स ऑन
Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 पे फोर्स किसके कारण, 2 के कारण, Q1 पे फोर्स Q2 के कारण। तो क्या आ जाएगा सर, F1 पर 2 के कारण, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 1/4। ये वैक्यूम में प्लेस है, हम एज्यूम करते हैं किस में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। किस में रखे हुए हैं, वैक्यूम में। पूरा सिस्टम कहाँ है, वैक्यूम में। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, क्योंकि वैक्यूम है, ठीक है। चार्जेस की बात करते तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन, अब अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड आप 2 1 लिख लो चाहे 1 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर हो गया। अब बात आ गई, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये जो पूरा दे रखा है ये मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की, ठीक है। तो देखो 1/2 के कारण ये वाला डायरेक्शन है ना, तो इसके डायरेक्शन कहाँ है, ये है। देखो 1/2 के कारण इस डायरेक्शन में है, और इधर ये इस वाला डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। तो क्या आ जाएगा R2 कैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो देखिए फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है F12 पर, और इधर ही यूनिट वेक्टर देखिए, ये जो यूनिट वेक्टर दिख रहा है ये कौन सा R21 कैप, ठीक है। तो इसी एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो फोर्स लग गया फर्स्ट पर। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट। अच्छा, अभी फर्स्ट ना माने तो इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, आप इसको कैसे पोजीशन वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको पोजीशन वेक्टर की बात करें तो आप लिख सकते हैं R2 माइनस R1। अब देखिए ये यहाँ पर R1 आएगा या R2 आएगा, इसको हम कंसीडर करते हैं इस तरह से। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा तो क्या होगा BA, ये कहाँ, अगर हमें ये A से B निकालना है, कहाँ से निकालना है, A से B निकालना है। कहाँ से, A से B। तो A से B होगा पहले फाइनल पोजीशन यानी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। बात समझ में आ रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो कि कौन सी डायरेक्शन है, R12 का कैप। ये समझ लें ध्यान से, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, A भी अगर इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो OB माइनस OA, ये इसका हो गया। लेकिन अगर हम R21 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा BA वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा R2 कैप 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, OB कितनी है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सही है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दो। क्या हो गया, क्या भाई इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इसको देखो अब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर हो, और मैंने अभी बताया था अगर ये यूनिट वेक्टर है R21 अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको वेक्टर के कैसे लिखेंगे, R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, ऐसे तो लिखेंगे R21। समझ में आ रहा है। अब 21 का देखो 21 का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है R1 माइनस R2। क्या है पोजीशन वेक्टर, R1 माइनस R2। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो R21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो गया, यानी वो अपॉन मैग्नीट्यूड की बात करें तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई होगा आई होप। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए R1 की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डॉट बात करते हो तो क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये और ये एक ही है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज इसको भी कन्वर्ट कर दो। क्या इसको, ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड तो आप कैसे भी लिख सकते हो। तो मान लो यहाँ मैंने रख दिया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो स्क्वायर ये और 1 ये, तो क्या आ जाएगी पावर 3 डॉट, ये आ जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वेक्टर में रहेगा, ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो आई होप यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन सेकंड मान लीजिए। सेम टू सेम आप ऐसे ही करते हैं, फॉर फोर्स सिमिलरली लिख सकते हो आप, है ना।
सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन किस पे, Q2 पर, किस पर, Q2 पर, ड्यू टू किसके कारण, Q1 के कारण। फोर्स Q2 पर किसके, Q1 के कारण। तो Q2 पर Q1 के कारण ये वाला लग रहा है, तो यहाँ से कर देते, क्या आ जाएगा, फोर्स Q2 पर Q1 के कारण क्या आ जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो अगर इस तरह से पोजीशन में लिखना चाहो तो पोजीशन में लिखो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या रहा है इस डायरेक्शन में, अब देखो इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना। इसी डायरेक्शन में देखो फोर्स क्या लग रहा है, F21 वेक्टर, और इस डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R21 कैप। कर रहा नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कर देते हैं R21 कैप। अच्छा R21 कैप नहीं है, R12 कैप है ना, R12 कैप। तो यहाँ पर लिख देते हैं R12 कैप कर दो, चाहे आप R21 कर दो। मैग्नीट्यूड है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, नो इशू। आप R1 करना चाहो R1 कर दो, R2 करना चाहो तो R2 कर दो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आप नहीं कर सकते, कहाँ, जो ये डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन है, यहाँ जो रिप्रेजेंट होगा, ये जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, इसको सेम डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो क्या R12 कैप हो गया, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि सर R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर, ये तो सेम है, ये बात तो सेम है ना, ये इस बात जो है ना सेम है। लेकिन R1 का कैप बराबर R2 का कैप, ये सेम नहीं है, ये बात सेम नहीं है। यहाँ क्या सेम होगा सर, R2 का कैप इज इक्वल टू माइनस का R21 का कैप, ये बात तो सेम होगी, लेकिन ये वाली सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, ये क्या है, डायरेक्शन है। और यहाँ पर डायरेक्शन आप देख रहे हो, एक तो इधर की डायरेक्शन में, एक इस साइड में, तो ये अपोजिट है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस का ले रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। इसको पोजिशन वेक्टर में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर। सेम टू सेम ये प्रोसेस करके लाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा, R21 का वेक्टर माइनस R12 का वेक्टर का होल क्यू डॉट पोजीशन वेक्टर की बात करते तो क्या आ जाएगा, R21 माइनस R1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको थर्ड इक्वेशन कर दो, इसको क्या कर दो, फोर्थ इक्वेशन कर दो। अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें, चाहे आप इसमें मैग्नीट्यूड देखो, ये केवल मैग्नीट्यूड देखना, ये वाला देखो और ये वाला देखो, है ना, इसको देखो, चाहे आप इसको देखो, ये है ना, ये देखो यहाँ पर ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। आपको सर यहाँ 2 1 है और यहाँ पर क्या है 1 2 है, तो मैंने पहले बोल दिया कि मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला चाहे देख लो। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है कि आपको क्या ये वाली जो चीज़ है और ये वाली चीज़ है, ये दोनों सेम है। देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, केवल ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड देखो सेम है, और ये वाला और ये वाला सेम है या नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि F12 का वेक्टर का इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल है। मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है F12 का और 21 का, यानी सेम मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये डायरेक्शन 2 से 1, ये 1 से 2, ये 2 से 1, यहाँ से देखो ये अलग है और ये अलग है। तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाली कंडीशन बन रही है ना। तो यहाँ पर बट है ना, बट क्या है, R1 कैप इज इक्वल टू होता है माइनस का R21 कैप, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ देखा कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो F12 वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस F21 के। जो फोर्स लगेगा वो दोनों सेम लगेंगे, बस कैसे लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, है ना, सेम है, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मतलब कि आई होप आपको समझ में आएगा कि वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कंक्लूजन आपको नोट्स में अवेलेबल है, शो हो रही होगी, दिख रही है ना। ये पूरी कंक्लूजन जितने भी है वो सारी नोट्स में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाला, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, कि डायरेक्शन आप ऐसे लिख सकते हो तो ये गलत हो जाएगा, हाँ माइनस लगाओगे तो सेम है। बट मैग्नीट्यूड की बात करें, आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, R2 का मैग्नीट्यूड है ना इज इक्वल टू R21 का मैग्नीट्यूड,
ये भी बात सही है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, केवल डायरेक्शन की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो इसी के डिपेंडेंसी पे एक प्रिंसिपल है, क्या, सुपरपोजिशन। क्या कहता है समझते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया है ना, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्या, कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, क्या कह सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है तो वो समझ लेते हैं। देखिए क्या है, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए आपको मैंने जब एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे तो क्या बताए थे, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है, कैसे, जितने भी स्केलर क्वांटिटी है ना, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं वो सभी कैसे होती है, अलजेब्रिक सम। कैसी, अलजेब्रिक है ना, कैसा सम होगा, अलजेब्रिक सम। लेकिन जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, कैसी, वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्या है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं वो उनका सम कैसा होगा, वेक्टर सम होगा। कैसा होगा, वेक्टर सम। ठीक है, तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आता है वो आपका यहीं से आता है, कहाँ से, वेक्टर सम से। क्या कहता है तो समझते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है जहाँ पर कई सारे चार्जेज रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, एक रखा है Q1। ठीक है, यहाँ पर कई सारे चार्जेज रखे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा है Q2 है ना, यहाँ पर रखा है मान लीजिए Q3 है ना, और ऐसे ही करके मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग Qn। क्या मान लेते हैं, Qn, ये Qn रखा है। ठीक है, अब देखिए ये सिस्टम ऑफ चार्जेज हो गया। कितने, सिंपल सी है, कई सारे चार्जेस हैं, n तक ले रहे हैं तो 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा, इस पर जो नेट फोर्स या टोटल फोर्स लगेगा, वो सारे फोर्स, जितने भी फोर्स ये चार्जेस हैं वो लगाएंगे, उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। कैसे, देखिए ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाया, F1 पर लगाएगा, किसके कारण, n के कारण। लगाएगा नहीं लगाएगा। ये Q2 है, ये देखिए ये भी फोर्स लगाएगा। क्या लगाया, F1 पर लगाएगा, किसके कारण, 2 के कारण। ये Q3 है, ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, किधर, इधर, F1 पर, किसके कारण, 3 के कारण। यानी कि ये फोर्सेज लग रहे हैं। देखिए ये क्या लग रहा है, F1n है, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn। क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn। यहाँ पर फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। यहाँ फोर्स की बात करें तो Q है, इस पे लगा रहा है, Q2 किस पे लगा रहा है, Q1, तो Q1 पर किसके कारण, Q2 के कारण। अब देखिए अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो देखो Q1 से Qn, क्या, Qn से Q1, तो क्या बन जाएगा इसका पोजीशन कैप वेक्टर, Rn1 कैप। इसकी बात करें तो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो R31 कैप। ठीक, इसकी बात करें तो इधर फोर्स लग रहा है, तो R है ना, क्या लगेगा, 2 1 कैप। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्स की। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या कहता है, सिंपल सा, द टोटल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑल द अदर ऑब्जेक्ट और अदर चार्जेस। मतलब जो टोटल फोर्स होगा किसी चार्ज पर, वो सिस्टम के अदर जितने भी चार्ज होंगे उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज is always equal to the vector sum of individual charges present in a system। यानी जितने भी प्रेजेंट होंगे सिस्टम में उन सभी के फोर्स के बराबर, क्या, वेक्टर सम के बराबर एक चार्ज पर फोर्स लगेगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, वहाँ आपको नोट्स में दिख रहा होगा कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देखें तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है। क्या, कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बात करें तो फॉर्मूला निकलेगा क्या, कि सर F1 पर जो फोर्स लग रहा है, किस पे, F1 पर जो फोर्स लग रहा है किसके बराबर है सर, F1 पर 2 के कारण प्लस
F1 पर 3 के कारण, डैश 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 F1 पर n के कारण ये फोर्स लग रहा है। तो इसी को कहते हैं वेक्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं इस सिस्टम के लिए। तो हमने n चार्ज मानिए क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट Q1, Q2, Q3 एंड Qn and the distance from Q1 to Q2 is R121 है ना, and the distance from Q1 to Q3 is R13 and the distance from Q1 to Qn is R1n। नोट्स में आपको मिल रहा है लेट अस कंसीडर, ये हमने पूरा सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से फोर्स निकालते हैं। तो देखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पर Q2 के कारण फोर्स, तो क्या आ जाएगा F1 पर 2 के कारण। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्यों ले रहे हैं, मैंने पहले कह दिया, क्या कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ पर रखा हुआ है, ये वैक्यूम में रखा हुआ है। कहाँ पूरा सिस्टम है, वैक्यूम में। अगर मीडियम में हुआ तो K ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन क्या R12 का होल स्क्वायर डॉट डायरेक्शन करो, देखो यूनिट वेक्टर लो F1, तो इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा R⁻27 की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं इसको फिर से लिखेंगे। तो R12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 अपॉन, इसको देखिए मैंने यूनिट वेक्टर क्या बताया था, अगर हम R⁻21 है तो कैसे लिखेंगे, R21 का वेक्टर अपॉन R21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे तो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए मल्टीपल हो जाएगा, क्या आ जाएगा R12 का स्क्वायर डॉट यहाँ पर लिख दो R21 का वेक्टर अपॉन, इसको चाहे आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, या R12 मैग्नीट्यूड लिख दो, बात एक ही है। इसको और इसको एक ही बात है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसका और इसका करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा R12 का स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर आ गया तो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, आप देखिए यहाँ पर चाहें तो आप R12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, बात एक ही है, मैग्नीट्यूड की मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे R21 लिखें। ठीक है, ये है ना, ये, और चाहे आप R21 का मैग्नीट्यूड लिखें, ये तीनों सेम ही कंडीशन है, क्योंकि इन पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, केवल किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा R, अगर आप बात करेंगे तो 21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर यहाँ एक है डॉट, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा R21। आप पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, R21 है तो क्या आ जाएगा सर R1 माइनस R2 वेक्टर है ना, इससे पहले ही बताया था पोजीशन वेक्टर में इस तरह से लिखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर में लिख देते हैं, क्या आ जाएगा F12 पर क्या आ जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है ना का होल क्यूब, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा कोष्टक में। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिमिलरली, कैसे सिमिलरली है ना, इसी प्रकार से औरों के लिए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, क्या फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 है ना, Q1 पर किसके कारण, Q3 के कारण, तो क्या आ जाएगा F1 पर किसके कारण, 3 के कारण, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन, देखिए यहाँ पर R1 माइनस R2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा R1 माइनस R3 का होल क्यूब। ठीक है, ये चीज़ें सही से लिखना, ये मेन इंपॉर्टेंट है ना, डॉट R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही फोर्स, आप यहाँ पर डैश डैश लगा सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn। ठीक है, तो Q1 पे किसके कारण, Q2 के कारण, Qn के कारण, तो क्या आ जाएगा F1 पर n के कारण, क्या आ जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन है ना, Q1 Qn अपॉन, ये क्या आ जाएगा R1 का वेक्टर माइनस Rn का वेक्टर और इसका होल क्यूब डॉट R1 माइनस Rn। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आपको स्टेटमेंट दिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स होगा किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर, वो सभी फोर्सेज होंगे, सभी फोर्सेज के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो ये 3-4 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर जितने भी चार्जेज हैं उतने फोर्स लगेंगे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यूज, है ना, पुट द वैल्यूज। चलिए वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो F1 पर तो F1 का वेक्टर रहेगा इज इक्वल टू, देखिए 1-2 की जगह क्या था, 1-2 की जगह ये वाला था, है ना। तो 1-2 की जगह पुट कर देते क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यू, है ना, R1 माइनस R2 का होल क्यू, और क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसे अब 1-3 के लिए देखिए, 1-3 के लिए ये है, तो 1-3 के लिए पुट कर देते क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का वेक्टर, है ना, का होल क्यू, और डॉट R1 माइनस R3 का वेक्टर डेट डैश। अब क्या क्यूब फॉर 1F यानी 1 और n के लिए देखिए ये वाला है, तो रख देते क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn का वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, और डॉट R1 माइनस Rn का, ठीक है, वेक्टर। ये हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, तो देखिए कॉमन अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये कॉमन है और Q1 कॉमन है सभी में, तो कॉमन को आगे ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, है ना, ये तो कॉमन आ गया। बचा क्या क्या, कॉमन के बाद बचा क्या क्या, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, Q2, है ना, Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यू, डॉट क्या बचेगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, प्लस इसमें देखें तो ये वाला ये कॉमन हो गए, बाकी क्या क्या बचा, Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का कैप का, ये मोड लगाना, कोष्टक नहीं लगाना है यहाँ पर क्या लगेगा, मॉड लगेगा। तो क्या जाएगा R1 माइनस R3 का, यहाँ कोष्टक लगेगा, यहाँ मॉड नहीं लगेगा, यहाँ कोष्टक नहीं लगेगा, यहाँ मॉड लगेगा, और यहाँ कोष्टक लगेगा, मॉड नहीं लगेगा, ठीक है, डेट डैश 1 ये क्या बचेगा, Qn अपॉन R1 माइनस Rn का कैप का होल क्यू, और डॉट R1 माइनस Rn, ठीक है, यहाँ तक ये कोष्टक में आ गया। अब यहाँ से देखिए, या तो इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप कह सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको किसमें, समेशन में लिख सकते हो। तो समेशन में कैसे लिखते हैं, तो देखिए F1 का वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1, ठीक है, और समेशन इज इक्वल टू n, तो I इज इक्वल टू n, ठीक है, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, जो भी होगी, तो Qn अपॉन क्या आ जाएगा, R1 माइनस Rn, ठीक है, का होल क्यू, और डॉट R1 माइनस Rn वेक्टर। लेकिन ये R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आपको कैसे उसमें लिख सकते हैं आप लोग, किसमें, समेशन के रूप में। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आपको नोट्स में देखिए प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, आप उसमें चाहें उसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। एक चीज़ याद रखें, फिजिक्स में कभी भी कोई चीज़ रटनी नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक वे से चलते रहेंगे, जैसे जैसे प्रॉपर वे से चलते रहेंगे, तो आपका आंसर आ ही जाएगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन है। क्योंकि फिजिक्स में आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता हो कि अगर 100 मार्क्स का ले लें, 100% ले लें, यानी जैसे 70 मार्क्स हैं, 100% कंसीडर करें अगर हम इसको, तो 30% तो थ्योरी होती है ना, 30% आपको न्यूमेरिकल होंगे, और 40% लगभग डेरिवेशन होते हैं। तो इस तरह से कंसीडर की के जो है पेपर बनता है। तो आप लोग अच्छे से सीखें, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके, और यूट्यूब चैनल पर जो भी है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप जो भी क्वेरी, आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा।